Alaikum class 6. Today is Tuesday 7th of July and subject is social studies. Last time we finished chapter 11, so today we will do the worksheet. आप पहले ज़रा वर्कशीट का एक क्लोज व्यू कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हमने कैसे लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री. एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक, इसका आंसर मैं इस पर नहीं फिल कर रही क्योंकि ये मुझे बार बार फोटोकॉपी के लिए चाहिए होती है. सो आई हैव रिटन इट्स आंसर, तो मैं आपको बता देती हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो था डिफाइन एक्सपोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट्स आर द आइटम्स या प्रोडक्ट्स विच अ कंट्री सेल्स अब्रॉड टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज. मतलब कि वो चीज़ें या वो प्रोडक्ट्स जो कोई भी कंट्री बाहर भेजेगा ताकि उसको फॉरेन एक्सचेंज मिले, उसको अमाउंट मनी मिले, दैट इज़ कॉल्ड दैट आर द एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स, एक्स का मैंने आपको पढ़ाते हुए भी वर्ड बताया था. एग्जिट जिस तरह हम करते हैं, एक्सपोर्ट भी उसी से ही है. तो एक्सपोर्ट्स आर दोज आइटम्स और प्रोडक्ट्स विच अ कंट्री सेल्स abroad to earn foreign exchange. sorry abroad. ठीक है ना. these are the item and products which a country sells abroad to earn the foreign exchange. तो ये आप exports का जो बॉक्स है उसके आगे लिखेंगे. second thing है import. these are those goods which a country buy from abroad to meet the needs. ठीक है, या आप यूँ भी लिख सकते हैं the imports are those things which a country buy from other countries to meet its need. जिस तरह हमें अब स्टील चाहिए होती है, हमें कार्स चाहिए होती हैं, हमें बाकी व्हीकल्स चाहिए होती हैं. सो व्हाट वी डू इज़ कि वी बाय देम फ्रॉम द आउटसाइड. सो दीज आर द इम्पोर्ट्स. और एक्सपोर्ट्स हमारी क्या होती हैं कि जो हम खुद दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, जैसे कि राइस हो गया, जैसे कि आजकल मैंगोज़ हैं या बहुत सारी चीज़ें. थर्ड वन जो था उसमें पूछा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करना है. कॉटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद लो बजट एंड ऑफन मैनेज्ड एट होम बाय द फैमिली मेम्बर्स. मतलब कि उस घर के लोग ही जो है वो उसको चला रहे होते हैं और उसका बजट भी कम होता है. सबसे पहले क्या था, एक्सपोर्ट, देन इम्पोर्ट और कॉटेज इंडस्ट्री. ये तीनों के आगे मैंने इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. आपने ये डेफिनेशंस इन तीनों के आगे यहाँ पे अपनी उसमें फिल कर देनी है. ठीक हो गया. एक्सपोर्ट्स क्या थी, दीज आर दोज आइटम्स विच आर कंट्री सेल्स अब्रॉड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. इम्पोर्ट्स जो कि वो बाय करेगा. कॉटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद वेरी लो बजट एंड इट इज़ ऑफन मैनेज्ड एट होम बाय द फैमिली मेम्बर्स. Done question 1. Now look at question 2. Why do you think a country must export more than its imports? यानी कि एक कंट्री को ख़रीदने से ज़्यादा बाहर चीज़ें ज़्यादा क्यों भेजनी चाहिए. ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अगर हम ख़रीदते हैं तो वो हमारे पैसे खर्च होते हैं. तो इसीलिए कंट्री जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेगा उतनी ज़्यादा वो पैसे चीज़ें बाहर भेजेगा, उतने ही उसको ज़्यादा अमाउंट उसको मनी मिलेगा या उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. तो इसका यही आंसर है, अ कंट्री मस्ट एक्सपोर्ट मोर दैन द इम्पोर्ट्स टू अर्न मोर फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट्स. मतलब कि हम जो भी चीज़ बाहर भेज रहे हैं वो अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत मनी मिलेगा, रादर दैन स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज ऑन बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़. ठीक है, बजाय इसके कि हम दूसरों से ख़रीदें. दिस बैलेंसेज द अर्निंग्स एंड द पेमेंट्स. पहला क्वेश्चन तो था आपका एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री. दूसरा ये था वाई डू यू थिंक अ कंट्री मस्ट एक्सपोर्ट मोर दैन इट इम्पोर्ट्स. अ कंट्री मस्ट एक्सपोर्ट मोर दैन इट इम्पोर्ट्स टू अर्न मोर फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट्स रादर दैन टू स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज ऑन बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. दिस बैलेंसेज द अर्निंग्स एंड द पेमेंट्स. ये हमारा क्वेश्चन 2 ये वाला जो है ये इस क्वेश्चन 2 का आंसर है. ठीक है, अब मैंने 1 और 2 के आंसर्स आपको बता दिए हैं और आपको मैं बार बार स्क्रीनशॉट्स भी लेने को कह रही हूँ. डन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका क्या है, चूज़ द राइट आंसर. नंबर 1, मोर दैन -% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. 50, 75, 90. तो पहला जो है दैट इज़ 90%. सी. फर्स्ट वन इज़ सी. ठीक है. सेकंड वन इज़ डैश इज़ अ नॉन एग्रीकल्चरल बट हाई अर्निंग एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान. प्लास्टिक गुड, फार्मास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फाइबर्स. इसका भी आंसर है फार्मास्यूटिकल्स. नो सॉरी, सी, सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. 1 and 2 बोथ आर द सी. थर्ड पे आ जाएँ, द रॉ मटेरियल फॉर द कॉस्टिक सोडा एंड द सोडा ऐश इज़, ठीक है, दैट इज़ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. Then limestone is the main raw material for cement. Then dash is the base for many industries like paints, oil refineries etc. ये क्या है, clay, tin या sulfur. This one is C, that is sulfur. तो अब इसके आंसर्स मैंने ये लिखे हुए हैं. 1 रोमन नंबर 1 C, रोमन नंबर 2 C, थर्ड इज़ B, फोर्थ इज़ A, फिफ्थ वन इज़ C. ये वाले 5, 1 2 3 4 और 5.
ठीक हो गया। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हेयर इज़ अ जम्बल लिस्ट ऑफ नंबर 1 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सिंथेटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सेपरेट दैम एंड लिस्ट दैम। ये आपके पास पूरी एक लिस्ट दी हुई है, इसको आपने 3 हेडिंग्स के अंदर नीचे लिखना है, एग्रीकल्चरल में, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल में, और तीसरा हमारे पास क्या था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो इसको ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये देखें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, रॉ कॉटन, फिश, वीट, राइस, हाइड्स एंड वूल। दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से, रॉ कॉटन, फिश, वीट, राइस, हाइड्स एंड वूल। देन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं, कार्पेट्स, लेदर, स्पोर्ट गुड्स, यार्न, फ्लोर, कार्व्ड वुड एंड शुगर। और द थर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेंट। इसी तरह से अपनी कॉपी पे या यूं करके लिख लें, या तीन वो बॉक्सेस बना के उनमें लिख लें कि एग्रीकल्चरल कौन कौन से हैं, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल कौन से हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये मैं इस पर फोकस कर रही हूँ ताकि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो जाए और आप आंसर्स लिख लो। ठीक, ये हो गया। पिछला जो पेज था उसके भी आप लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 के भी आंसर्स देख लें एक दफ़ा फिर। आई होप सो कि अब आपको समझ में वर्कशीट जो है वो प्रॉपर तरीके से सारी आ गई होगी। और ये मैं वर्कशीट का दोबारा क्लोज दे रही हूँ ताकि आप इसको वर्कशीट को करें। अगर वर्कशीट कॉपी पे अटैच भी करते हैं तो प्लीज़ उस पर अपना नाम जो है वो लिखें। ये क्वेश्चन जो है ये ब्लैक से लिखें और आंसर्स उनके सारे आपने किससे लिखने हैं, ब्लू से। Okay, so with this our chapter 11 had been finished. So today we will start the next chapter जो कि हमारा क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊँ चैप्टर 12 पे, हम ज़रा एक दफ़ा चैप्टर 1 को दोबारा गो थ्रू कर लें। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का किनका आपका टेस्ट है, क्वेश्चन 4, 6, 7 और 8। 5 इसलिए नहीं कि वो मैप है, वो जब क्लास में मैं करवाऊँगी तो आप क्लास में मैप दे के उस टाइम पे लेबल करवाऊँगी, तो उसका थोड़ा है। 4 है मेक द लिस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। 6 है नेम द डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान बाय गिविंग एग्जांपल्स। 7 एंड 8 ये अभी मेरा जो फ्राइडे का लास्ट लेक्चर चला है पिछले फ्राइडे को, ये उस फ्राइडे के लेक्चर में मैंने सारी चीज़ों के आंसर्स आपको लिखवा दिए। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो प्लीज़ वो लेक्चर खोले और आंसर जो है वो वहाँ से नोट डाउन कर लें। ठीक, बार बार ये ना कहें कि हमें ये काम नहीं करवाया गया, ये काम मैंने करवा दिया। प्लस आप लोगों के टेस्ट जो आ रहे हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं आ रहे, प्लीज़ ऑन टाइम अपने टेस्ट जो है वो सबमिट करवाएं नीट एंड क्लीन करके, और उसको मार्जिन्स लगा के क्लियर हो, एंगल इस तरह से हो अपनी आप लोगों की पिक्चर्स का ताकि हमें नज़र आए, और ब्लैक और ब्लू पॉइंटर जो है उसको यूज़ करें। ठीक, चलें, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया। अब 1, 2 और 11 3 चैप्टर्स हमारे जो हैं सोशल स्टडीज़ के हमने अभी तक कर लिए हैं। इसके अलावा अभी हमने जो आगे करना है दैट इज़ चैप्टर 12, 16 एंड 20। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट चैप्टर नंबर 12। पहले हमने सिंपल केमिकल इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी पाकिस्तान में। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ इन साउथ एशिया। इंडिया इज़ द बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। इंडिया का एरिया और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है किसमें, साउथ एशिया में। साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है। इट हैज़ अ लार्ज इकॉनमी एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। अब ऑब्वियसली उसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा है तो उसकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया produces for the local consumption and export a variety of textile, engineering good, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, केमिकल्स एंड ज्वेलरी। ठीक है ना, इंडिया ये सारी चीज़ें जो है वो बनाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत है, इंजीनियरिंग थिंग्स बहुत बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, केमिकल्स एटसेट्रा। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोग्रेस्ड रैपिडली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बेंगलोर इज़ द सेंटर फॉर द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच प्लेस, बेंगलोर। 40% of India's workforce is employed in industry and services while 60% is in agriculture. एग्रीकल्चरल कंट्री भी है, बहुत बड़ा कंट्री है हमारी तरह, हमारे से बल्कि हमसे भी बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक, तो उसके जो लोग ज़मीनों पे रहते हैं दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ द एग्रीकल्चर। द हिस्ट्री एंड द नेचुरल सीनिक ब्यूटी ऑफ द कंट्री अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। और हर साल आपको पता है जिस तरह इंडिया में बहुत सारी वर्थ विजिटिंग प्लेसेस हैं, ताजमहल है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबसूरत जगह भी हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो भी इंडिया में आते हैं जिससे इंडिया को काफ़ी इनकम होती है। इंडिया इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट टू मीट इट्स ऑयल एंड गैस नीड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू यूज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए उसको ऑयल चाहिए होता है जो कि वो इंपोर्ट करता है। इट ऑल्सो इम्पोर्ट आयरन एंड स्टील फॉर द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड जेम स्टोन्स फॉर इट्स ज्वेलरी इंडस्ट्री। इंडिया की जो ज्वेलरीज होती है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी जिसमें बहुत सारे प्यारे से
खूबसूरत तरह से स्टोन उसमें लगे हुए होते हैं। सो अगर हम इंडिया के बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है वो क्या है कि इट इज़ द बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री, उसका एरिया भी और पॉपुलेशन भी, इकॉनमी जो है वो लार्जेस्ट है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, इट प्रोड्यूसेस मैनी थिंग्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, इट प्रोड्यूसेस इंजीनियरिंग थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, केमिकल्स, ज्वेलरी, फिर उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत एडवांस है। बेंगलोर इज़ द सेंटर फॉर द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 40% ऑफ द वर्क फोर्स इज़ इन इंडस्ट्री और बाकी 60% जो है वो कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में। द हिस्ट्री एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द country attract large number of tourists every year. India is dependent upon the import to meet the oil and gas needs for अब जाहिर बात है कि वो उसके पास अगर नहीं है अपने मुल्क कंट्री से कोई चीज़ तो वो दूसरे कंट्री से वो लेगा भी सही। इट ऑल्सो इम्पोर्ट्स आयरन स्टील फॉर द इंजीनियरिंग पर्पजेज एंड जेम स्टोन्स फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज हमने इसमें जो पढ़ा वो इंडिया का पढ़ा, जो कि बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री है, उसकी इकॉनमी, उसका एरिया, उसकी पॉपुलेशन और उसकी इंडस्ट्री, तीनों चारों लिहाज से। फिर इंडिया और क्या बना रहा होता है, इट मेक्स टेक्सटाइल, इट मेक इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, केमिकल्स, ज्वेलरी। देन इट ऑल्सो प्रोसेस्ड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और उसका कौन सा सेंटर है, दैट इज़ द बेंगलोर। 40% लोग जो हैं वो जॉब के हैं और बाकी 60% का एग्रीकल्चर का काम है। एंड द मैनी टूरिस्ट आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू इंडिया। इंडिया इज़ डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट टू मीट द ऑयल एंड गैस नीड्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। इट ऑल्सो इम्पोर्ट आयरन स्टील फॉर द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड जेम स्टोन्स फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री। सो अप टिल टुडे आज का हमारा काम क्या था कि चैप्टर 11 की हमने वर्कशीट कंप्लीट की है और हमने सिर्फ इस वाले टॉपिक की रीडिंग की है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एज़ वेल। सो इस चैप्टर की रीडिंग इस वाले टॉपिक की प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कर सकें। आपको मैं ये बुक से दोबारा एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या काम था और कैसे था। ठीक है, ओके, थैंक यू।